हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओ ओम्स लॉ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पुनः रिवाइज करते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम ओम्स लॉ तक ही रिवीजन करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े हैं। यह हम लोग पढ़े हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यह क्या है, यह चैप्टर ही है। करंट मतलब फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं वह क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ सबसे पहला हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बोलिए। इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया dq बाई dt। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, dq बाई dt। यानी एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है। एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका दूसरा हम लोग पढ़े थे कि यह तो हो गया। इसमें दो तरह का हम लोग पढ़े थे। एक था आई इंस्टेंटेनियस, कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना है किसी भी समय पर। इंस्टेंटेनियस जब भी पूछेगा तो यह पूछेगा एट ए टाइम, किसी खास समय पर। तो किसी खास समय पर था तो डिफ्रेंशिएट करना था dq अपॉन dt। अगर जिसको दिक्कत हो पहले वाला वो वीडियो देखेगा। इंस्टेंटेनियस के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और इसका हम एग्जांपल बताते हैं आपको आगे बढ़े कि q बराबर अगर दे दिया 2t² माइनस 4t प्लस 4, तो करंट बराबर हो जाएगा dq बाई dt। यानी इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा 4t माइनस 4। अब अगर पूछ दे किस टाइम पर, एट t बराबर 2 सेकेंड, तो t की जगह क्या रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 4, 8 माइनस 4 यानी 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसमें टाइम का वैल्यू रखेंगे, तो हमारा निकल जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या निकलता है, इंस्टेंटेनियस। लेकिन जब पूछे एवरेज, क्या पूछे, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, एवरेज करंट बराबर हो जाएगा, समझने पर ध्यान दीजिए, लिखने में समय नहीं बर्बाद करना है, इसको लिखिएगा बाद में, या लिखना हो तो वीडियो रोक रोक के लिखिएगा। पहले समझ लीजिएगा, वीडियो रोकिएगा, फिर लिख लीजिएगा, फिर समझिएगा, फिर लिखिएगा। ठीक है, तो एवरेज करंट क्या होता है, टोटल करंट, टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम। टोटल चार्ज कौन सा, जो फ्लो किया, टोटल चार्ज फ्लो बटा टोटल टाइम। जैसे एक सेकेंड में, जैसे एग्जाम्पल अगर देखिए कि इन 5 सेकेंड, अगर 5 सेकेंड में इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज, अब भैया धीरे धीरे फ्लो किया कि तेजी से किया, उससे हमको माने मतलब नहीं है। एवरेज निकालना है तो 20 कूलम टोटल चार्ज फ्लो कर गया। 4 सेकंड में कितना फ्लो कर गया, 20 कूलम, चाहे वो धीरे धीरे फ्लो किया हो या तेजी से फ्लो किया हो। अगर 20 कूलम चार्ज फ्लो कर गया है तो एवरेज करंट जो हो जाएगा, आई एवरेज, वो हो जाएगा टोटल चार्ज यानी 20 कूलम बटा टोटल समय यानी 5 सेकेंड। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा, क्लियर है। यह चीज हम पढ़े थे, आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज। ये मुख्य रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़े थे, ग्राफ के थ्रू भी पढ़े थे। किसके थ्रू पढ़े थे, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ में क्या था कि हम जान रहे हैं यह Q है और यह T है। यह Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। तो इसमें जो स्लोप होगा यही, जैसे इसका स्लोप क्या बोलते हैं, tan थीटा।
तो इसका स्लोप जो आप लिखोगे, स्लोप बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा कि नहीं। तो अगर यह टाइम 0 है, यह टाइम क्या है, t है, यह 0, यहाँ चार्ज कितना है, q है, तो हाइट कितना हो जाएगा, q के बराबर। अब बेस कितना हो जाएगा, t के बराबर। तो इसको हम बोल देते हैं डेल्टा q और इधर इसको बोल देते हैं डेल्टा t। तो यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, पर लंब बटा आधार, यही होता है, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो आप गौर से देखिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है, ये वास्तव में चार्ज डेल्टा q बटा डेल्टा t यानी चार्ज बटा टाइम। तो चार्ज बटा टाइम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज बटा टाइम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है कि हमको, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व को क्या बोलेंगे, यह क्या देगा हमको, इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए, कि स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें अगर चार्ज देखना हो, इस ग्राफ में अगर चार्ज देखना हो तो वो तो सीधे दिख जाएगा। यहाँ पे चार्ज पूछेगा इस टाइम पे, तो यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ इस टाइम पर चार्ज इतना हो जाएगा। इस टाइम पे चार्ज पूछेगा, तो ये तो ग्राफ में सब सीखा है 10 में से। इस टाइम पर पूछेगा चार्ज का वैल्यू, तो यहाँ से पहले ऊपर जाओ, यहाँ कट किया ग्राफ को, फिर यहाँ से इस पर जाओ, ये चार्ज हो गया। तो चार्ज निकालने के लिए तो सीधे दिख जाएगा, लेकिन अगर करंट पूछ दे तो करंट के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लोप यानी ढाल, ढाल हमेशा एक जैसा है, ढाल हमेशा क्या है, एक जैसा। तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट करंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट करंट। यह कांस्टेंट करंट क्यों, क्योंकि समय के साथ नहीं बदल रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन करंट वही है। क्यों, क्योंकि करंट देखना हो तो स्लोप देखो, करंट देखना हो तो स्लोप देखो, स्लोप नहीं बदल रहा है इसीलिए करंट कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसमें हम लोग और आगे पढ़े थे कि अगर इस टाइप का ग्राफ है, Q है, T है, ऐसे ग्राफ है, तो इसमें क्या है, स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसके लिए आप ऐसे पेन रखो, यहाँ पे पेन थोड़ा सोया हुआ लग रहा है और जैसे जैसे ऐसे जा रहा है पेन क्या हो रहा है, खड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब स्लोप क्या है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि करंट क्या है, बढ़ रहा है, करंट इज, इसमें इसका मतलब करंट क्या है, बढ़ रहा है। और अगर ग्राफ ऐसा है, यह Q है और यह T है, इस टाइप से ग्राफ, तो इसमें क्या है, पेन रख के देखो, शुरू में स्लोप क्या है, काफी ज्यादा, जैसे कर्व है उसे पेन रखो, और जैसे जैसे कर्व मुड़ रहा है पेन को मोड़ो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ढाल कम होता जा रहा है। तो शुरू में स्लोप ज्यादा है, बाद में कम है, स्लोप यहाँ डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट इज डिक्रीज। ठीक है, करंट इज डिक्रीजिंग। लेकिन अगर यही IT का कर्व होगा, करंट और टाइम का ग्राफ हो, तो इसमें अगर कांस्टेंट करंट का है तो सीधे ऐसे खींच दो, क्योंकि करंट है तो कांस्टेंट करंट का है तो सीधे ऐसे खींच दो। इंक्रीजिंग करंट का है, अगर इंक्रीज कर रहा है करंट तो ऐसे हो जाएगा IT। यहाँ करंट क्या है, बढ़ रहा है, करंट क्या है, बढ़ रहा है ना, टाइम के साथ एक ही दर से बढ़ रहा है। यानी ये स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक, अगर घट रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, यह I है और यह T है, तो यहाँ करंट देखो घट रहा है। ये ग्राफ हो गया कि करंट क्या है, घट रहा है विथ कांस्टेंट रेट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यानी कांस्टेंट दर से, एक ही दर से घट रहा है। जितना यहाँ पे घट रहा है फिर आगे बढ़ोगे तो उतना ही घटा, फिर
उतना ही घटा। बराबर बराबर समय में बराबर बराबर घट रहा है। यहाँ बराबर बराबर समय में बराबर बराबर बढ़ रहा है। यहाँ पर समय बढ़ रहा है लेकिन करंट वही का वही है। यह कांस्टेंट करंट, यह इंक्रीजिंग करंट, यह डिक्रीजिंग करंट। तो यह डिक्रीजिंग, चार्ज और टाइम का रहेगा तो ऐसा ग्राफ होगा, करंट और टाइम का रहेगा तो ऐसा ग्राफ होगा। चार्ज और टाइम का रहेगा तो ऐसा ग्राफ होगा इंक्रीजिंग के लिए, और करंट में ऐसा होगा इंक्रीजिंग के लिए। तो ग्राफ में आपको यह देखना जरूरी हो जाता है कि x में क्या है और y में क्या है। ये नहीं कि y में अगर चार्ज है तो चार्ज बताएगा वह ग्राफ, उसका स्लोप करंट बताएगा। लेकिन अगर y में, y एक्सिस में अगर करंट खुद है, इसका मतलब वह ग्राफ खुद करंट बता रहा है, उसमें स्लोप देखने की जरूरत नहीं है, वह ग्राफ खुद करंट बता रहा है। ग्राफ का बढ़ना मतलब करंट का बढ़ना, ग्राफ का रुके रहना, एक ही लेवल पर रहना मतलब करंट का कांस्टेंट रहना, ग्राफ का नीचे की ओर जाना मतलब करंट का घटना। लेकिन अगर चार्ज का ग्राफ है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है। करंट के बारे में देखना हो तो स्लोप देखेंगे, तो स्लोप बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है। यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन करंट घट रहा है। तो इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ कि शुरू में इस ग्राफ में कि चार्ज बढ़ रहा है और करंट घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में चार्ज तेजी से जा रहा था, बाद में धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन चार्ज अभी जा ही रहा है। बॉडी में चार्ज क्या है, जा ही रहा है। शुरू में तेजी से गया और बाद में धीरे धीरे गया। ठीक है, तो ये था हमारा करंट का इंट्रो कि चार्ज दिया हो तो करंट कैसे निकालेंगे। लेकिन दूसरा चीज और था कि करंट दिया हो तो चार्ज कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये फॉर्मूला था I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से क्या था डेल्टा क्यू बराबर I गुने डेल्टा टी। तो अगर कांस्टेंट करंट है, करंट अगर कांस्टेंट है तो सीधे करंट गुने टाइम कर दो, करंट अगर कांस्टेंट है तो सीधे करंट गुने टाइम कर दो, चार्ज निकल जाएगा। एग्जाम्पल, हर कुछ को हम एग्जाम्पल से समझाते चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है कि इफ 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज फॉर 1 मिनट, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड। कितना चार्ज फ्लो किया, क्या हो जाएगा सोल्यूशन। करंट अगर कांस्टेंट है, यहाँ I बराबर है 2 एम्पियर और यह क्या है कांस्टेंट, तो सीधे चार्ज बराबर हो जाएगा करंट गुने टाइम। यानी यह 2 एम्पियर के लिए फ्लो किया, 2 एम्पियर कितना देर के लिए, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 120। ठीक है, कई बार चार्ज की जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ देता है। क्या पूछता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो भैया चार्ज अगर निकल गया है, क्यू अगर निकल गया है, नंबर ऑफ कोई इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये फार्मूला फिर यूज होता है Q बराबर NE। इस फार्मूला को भी आप लिख लीजिएगा जो कि पहला चैप्टर में पढ़े थे, Q बराबर NE। तो जहाँ E का वैल्यू होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और 1/E का मतलब हो जाता है 6.25 गुने 10⁻18 कूलम इनवर्स। तो कई बार ये भी जरूरत पड़ता है कि एक कूलम में यानी प्रति कूलम इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम में, और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसकी भी दोनों डेटा हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, यह हो गया करंट का। अब इसमें कि अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो क्या, जरूरत थोड़ी है कि करंट कांस्टेंट रहे। यह बिल्कुल डिस्टेंस की तरह है, डिस्टेंस और स्पीड की तरह। जैसे डिस्टेंस निकालना होता था, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सीधे स्पीड गुने टाइम डिस्टेंस हो गया, स्पीड गुने टाइम डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता था। अब अगर इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा कि अगर करंट क्या है, वेरिएबल है, करंट क्या है, वेरिएबल। इफ करंट इज वेरिएबल, तो करंट इज वेरिएबल है तो उसके लिए फॉर्मूला है I बराबर dQ/dt, है ना फॉर्मूला।
डिफ्रेंशिएट करते थे चार्ज को, तो यहाँ क्या हो जाएगा dq बराबर I dt। तो टोटल चार्ज अगर निकालना हो तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और ग्राफ में इसी का मतलब हो जाता है, ग्राफ में जैसे देखो अगर I है T है, कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट करंट है। अब अगर I गुने T करेंगे तो क्या निकलेगा, मान लो यह 0 है, यह T टाइम है और यह करंट क्या है, I है। तो यह हो गया चौड़ाई, इसका वैल्यू क्या हो गया I, और यह हो गया लंबाई जिसका वैल्यू क्या है T। I गुने T करेंगे तो यह एरिया निकल जाएगा कि नहीं, लंबाई गुने चौड़ाई निकलेगा। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को गुना करते हैं तो एरिया निकलता है, डिवाइड करते हैं तो स्लोप निकलता है, डिवाइड करते हैं तो स्लोप और गुना करते हैं तो एरिया। इसका मतलब है कि एरिया अंडर IT कर्व, एरिया अंडर IT कर्व क्या दे देगा, चार्ज, चार्ज फ्लो। एरिया अंडर IT कर्व क्या दे देगा, चार्ज फ्लो। ठीक है, IT कर्व के अंदर जो एरिया देगा वह चार्ज फ्लो। यहाँ तो कांस्टेंट करंट था, आसानी से समझ में आ गया कि हाँ एरिया हो रहा है। लेकिन जहाँ कांस्टेंट नहीं भी है करंट, वहाँ भी एरिया अगर आप निकाल देते हो तो चार्ज आपका निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी अगर ऐसा दे दे, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, यह I है और यह T, इस टाइप से ग्राफ है, यह 10 सेकेंड और यह 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब अगर कहेगा कि कितना चार्ज फ्लो किया, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, तो देख भैया चार्ज बराबर करंट गुने टाइम तो करते थे, लेकिन यहाँ पे करंट क्या है, एक नहीं है, शुरू में 0 है और धीरे धीरे बढ़ के 4 हो गया। तो किससे गुना करोगे, चार्ज निकालना है तो करंट गुने टाइम करना है, ये बात तो ठीक है, लेकिन किस करंट से गुना करें। जब भी मन में ये कन्फ्यूजन हो कि किस करंट से गुना करें, तो समझ जाओ कि ये सिंपली करंट गुने टाइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह कन्फ्यूजन तभी होगा जब करंट एक जैसा ना हो, करंट क्या हो, वेरिएबल हो। तो करंट अगर जैसे ही वेरिएबल है तब बनाने का तरीका है कि उसको इंटीग्रेट करो। क्या करो, इंटीग्रेट। तो ये तो मैथमेटिकली हो गया कि जब आपको I का इक्वेशन दिया रहेगा तब ना इंटीग्रेट करोगे। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ में क्या करो, यह एरिया खाली निकाल दो। कितना सिंपल है, यह एरिया खाली निकाल दो, क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो। तो एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर, यहाँ एरिया निकालोगे तो यह क्या है, ट्रायंगल है, यह क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस की जगह 10, हाइट की जगह 4, कट गया 20 कूलम, यही आंसर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 20 कूलम। तो ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल दीजिए, और अगर करंट दिया है तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल हम दे दें कि अगर करंट दिया हो I बराबर 2t+4, ऐसा इतना एम्पियर, तो पूछेगा फाइंड चार्ज फ्लोड इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट टाइम के साथ क्या है, बदल रहा है। तो आपको जैसे ही चार्ज निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कह रहा है पहला 4 सेकेंड में, तो यह 0 से लेके 4 तक, बस। तो 0 से लेके 4 तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t+4 गुने dt 0 से लेके 4 तक, कितना हो जाएगा, 2, नीचे दिख रहा है, तो 2t² 2+4t, कहाँ से कहाँ, 0 से 4, 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट रख दो 4 की जगह 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस फिर यहाँ 4 चौका 16, 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 32। कितना आंसर हो जाएगा, 32। तो दो चीज हम सीखे कि अगर चार्ज निकालना हो तो आपको करंट गुने टाइम करना है। पहला चीज कि चार्ज निकालना हो तो करंट गुने टाइम। करंट अगर कांस्टेंट है तो सीधे करंट को टाइम से गुना कर दो, लेकिन अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तब दो तरीका,
कि अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो उसका इक्वेशन देगा, देगा ही देगा, वो घबराओ मत। करंट का अगर कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन क्या है, देगा ही देगा, वो ऐसा इक्वेशन देगा ही। 2t + 4 दे, 40 - 4 दे, जितना खतरनाक देना है दे, लेकिन देना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो या तो इक्वेशन देगा ना तो ग्राफ देगा, या तो इक्वेशन देगा ना तो ग्राफ देगा। तो हम तो होशियार हैं, इक्वेशन देगा तो इंटीग्रेट कर देंगे, ग्राफ देगा तो एरिया निकाल देंगे। ग्राफ देगा तो क्या निकाल देंगे, एरिया। ठीक है, तो ये खेल हो गया चार्ज से करंट निकालने का, करंट से चार्ज निकालने का। चार्ज से भी वही था कि चार्ज का भी वही हाल था कि अगर या तो चार्ज अगर वेरिएबल है तो या तो इक्वेशन देगा, नहीं तो ग्राफ देगा। हाँ, तो उसमें ग्राफ का स्लोप निकालते थे तो करंट निकलता था, और डिफरेंशिएट करते थे तो करंट निकलता था। इक्वेशन दिया तो डिफरेंशिएट करो अगर चार्ज से करंट निकालना है तो, और ग्राफ अगर चार्ज का दिया है तो स्लोप निकालो। और जब करंट से चार्ज की तरफ जाना है तो इक्वेशन दिया है तो इंटीग्रेट करो, और ग्राफ दिया है तो एरिया निकालो। जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, उसी प्रकार स्लोप का उल्टा एरिया। कोई पूछे स्लोप का उल्टा क्या होगा, एरिया। बस ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कुछ और थ्योरेटिकल चीज सब था। फिर हम लोग पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पढ़े थे कि अगर कोई कंडक्टर है, या क्या है, कंडक्टर, तो कंडक्टर में हम जान रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो कराने के लिए आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। अगर यह एल लेंथ का कंडक्टर है, कितना लेंथ का है, एल अगर इसका लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। एक वायर है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, तो इसमें आपको V वोल्ट लगाना पड़ता है। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, V वोल्ट। ये मान लो प्लस है और यह क्या है, माइनस, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो यहाँ वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज V। तो वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या होता है, E बराबर होता है V/L। E बराबर क्या होता है, V/L। इसीलिए तो इसका यूनिट आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट 2 होता है। एक होता है यूनिट, इसका देखोगे तो 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, यानी V/M। यह सब दूसरा चैप्टर में है। दूसरा चैप्टर में जब आप दूसरा चैप्टर में निकाले थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चार्ज के कारण फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q/R², और V का आया था 1/4πε0 Q/R। यह पहला चैप्टर में पढ़े थे, पहला दूसरा चैप्टर में। पोटेंशियल आया था 1/4πε0 Q/R, ये आया था इतना। और E और V में रिलेशन पढ़े थे कि V = होता है -E.dr, और E बराबर हम लोग पढ़े थे -dV/dr। जिसको नहीं याद है वो पहला दूसरा चैप्टर को रिवाइज करे, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ अगर वोल्टेज आप V लगाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा V/L, सीधी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए उल्टा फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, उल्टा। तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए अब इसका हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के क्रम में हम ये फॉर्मूला यूज किए थे, इधर वाला मिटाते हैं। फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए थे कि V = U + AT, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, जिसमें हम बोले कि अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो उसका एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखे थे V = U + AT, फिर इसी में एवरेज लगा दिए थे ऐसा।
तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं रहता है तब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को यहाँ ड्रिफ्ट बोला जाता है, यह हो गया 0। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन कितना होगा, गौर से देखिए यहाँ इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो इस पर लगेगा वह तो होता है ई चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन जो होगा वह होगा चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मास। तो इतना ही यहाँ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मास, यानी फोर्स बटा मास, न्यूटन्स लॉ। फोर्स इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास, अब फोर्स बराबर चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हो जाएगा एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट होगा E अपॉन एम, टी की जगह आ जाएगा टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। याद होगा टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, भूल गए तो हम बता रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं टाउ को, रिलैक्सेशन टाइम यह होता है एवरेज टाइम, एवरेज ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वह एटम से टकराता रहता है, एटम से क्या है, टकराता रहता है, तो टकरा के उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। तो वह एक्सेलरेट कब तक करता है, जब तक कि वह टकराता नहीं है, जब तक कि वह टकराता नहीं है। इसीलिए जब हम टाइम लेते हैं तो टाइम हम वही लेंगे जब तक वो नहीं टकराता है। तो वही है कि अभी टकराया, उसके टाउ टाइम के बाद तक नहीं टकराएगा, फिर टाउ टाइम के बाद टकराएगा, फिर टाउ टाइम के बाद टकराएगा, इसको टाउ कहते हैं। तो इतना इतना देर के बाद वह टकराता है। तो वास्तव में जो एक्सेलरेट करता है वह कितना देर के लिए करता है, टाउ के लिए। इस टाइम को क्या बोलते हैं, बोलो, इस टाइम को क्या नाम दिया गया है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या टाइम नाम दिया गया है, तो कोई पूछे रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो दो कोलिजन के बीच का समय। मतलब समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि दो कोलिजन के बीच का समय। लेकिन होता क्या है कि दो कोलिजन के बीच का समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसीलिए हम उसका एवरेज निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एवरेज। तो वही है एवरेज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कोलिजन के बीच का जो समय है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, उस सारे समय का औसत निकाल दो, उसी औसत समय को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आया था। पहला फार्मूला आया था Vd बराबर E अपॉन एम टाउ, और दूसरा आया था इसका करंट के साथ रिलेशन। दूसरा क्या था, करंट के साथ रिलेशन। तो करंट अगर इसमें देखो, करंट बराबर होता है, करंट बराबर हम लोग पढ़े हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यही ना। एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, उसी को बोलते हैं। तो अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये हमको देखना है। तो इसके लिए बताए थे कि अगर यह कंडक्टर है तो एक सेकेंड में इसमें का यह दूरी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो यहाँ से लेके कहाँ तक मूव कर जाएगा, Vd डिस्टेंस तक। कहाँ तक, Vd। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो एक घंटा में 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से है तो एक घंटा में 20 किलोमीटर। उसी प्रकार Vd स्पीड से चल रहा है तो एक सेकेंड में Vd मीटर, उसका स्पीड है Vd मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना दूर जाएगा, Vd मीटर, यह क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो Vd मीटर जाएगा, यानी यहाँ तक का इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर बात की जाए तो एक सेकेंड में इस जितना है इस सब का इलेक्ट्रॉन पार कर जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिंबल माना गया है n, n होता है, सारा इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता नहीं है। कंडक्टर में कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जो सिर्फ फ्री हो, जिसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, बाकी इलेक्ट्रॉन फ्लो
नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सबसे आउटर मोस्ट सेल में, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहता है वही खाली फ्लो करता है, जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है वह फ्लो नहीं करता। तो पहले ये जानना जरूरी है कि कितना, इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। तो इस सैडेड रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ हो जाएगा n गुने इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा a गुने वी डी, वॉल्यूम में यही होता है एरिया गुने लेंथ, एरिया गुने लेंथ। तो ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में n है तो a गुने वी डी वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी इसमें इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा n a v d। यह सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, एक सेकेंड में सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गया तो चार्ज कितना, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन पे तो ई चार्ज है, इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो किया एक सेकेंड में, एन ए वी डी, इतना इलेक्ट्रॉन गुने, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो इतना इलेक्ट्रॉन गुने ई, यानी एन ये इतना चार्ज फ्लो किया एक सेकेंड में। तो इसीलिए बोलेंगे इसको 1 एम्पियर, मतलब करंट बोलेंगे, एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो किया उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो I बराबर हो गया एन ए वी डी ई। तो यहाँ से फिर से वी डी का फॉर्मूला आ जाता है, वी डी बराबर I अपॉन ई एन। देखो क्यों हम बार बार वी डी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, क्योंकि करंट तो हम अमीटर से मेजर कर लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसके भीतर मूव कर रहा है उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको तो अंदर वायर के अंदर घुस के नहीं ना मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन करंट तो बाहर से मेजर हो जाता है। तो इसीलिए बाहर से सिर्फ आप करंट मेजर कर सकते हो, बाहर से वोल्टेज मेजर कर सकते हो। इसीलिए अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानना है तो उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक तो करंट मेजर करके आप मेजर कर सकते हो, इसे आई अपॉन ई एन है, जिसका हम लिखाए थे आईना, क्या लिखाए थे आईना, या दूसरा फॉर्मूला जो पहला इक्वेशन में आया था वी डी बराबर ई अपॉन एम टाउ, ये आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करके या इसको वोल्टेज के टर्म में रखोगे तो ई बाई एम वी बाई एल गुने टाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे वी बाई एल। तो यहाँ वोल्टेज भी हम मेजर कर सकते हैं बाहर से, लेंथ भी मेजर कर सकते हैं बाहर से। ई और एम हमारा नोन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हम जानते हैं, और यह टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है वह रिलैक्सेशन टाइम हमको मटेरियल के लिए साइंटिस्ट लोग निकाल के देता है, हमारे पास वो भी नहीं रहता है, वो भी टाउ निकालने का फिर अलग तरीका है। वह टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अब जरा बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ पर क्या असर पड़ेगा, हाँ घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा, तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, जल्दी जल्दी होगा यानी टाइम कम लगेगा कोलिजन में, क्योंकि टाउ जो है यह कोलिजन के बीच का समय है। और टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो टाउ बढ़ जाएगा, यानी यह टाउ जो है टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। बाकी टेम्परेचर पर आपको ई और एम का कोई असर नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे, इलेक्ट्रॉन का ना मास चेंज होगा ना चार्ज चेंज होगा, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर सिर्फ टाउ चेंज होगा। ये हम लोग पढ़े थे दो फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का, एक ये वाला और एक वो वाला, और दोनों फार्मूला को मिला के हम लोग, दोनों फार्मूला को मिला के एक नया चीज बनाते हैं। एक यह फार्मूला है और एक यह फार्मूला है, ठीक है। दोनों फार्मूला को मिलाओगे तो मालूम चलेगा आई अपॉन ई एन ए बराबर हो गया ई अपॉन एम वी बाई एल गुने टाउ। तो यहाँ से हो जाएगा v इजिकल टू एम एल, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ई स्क्वायर एन ए टाउ और गुने करंट, होगा कि नहीं। v बराबर एम एल आई हो गया और ऊपर से आ गया ई, नीचे आ गया तो ई स्क्वायर हो गया, टाउ नीचे आ गया, तो v बराबर इतना हो गया।
अब यही गौर से अगर देखा जाए तो ओम्स लॉ हम एक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ओम्स लॉ। गौर से देख लीजिए इसको, I/ENA यहाँ से लिए हैं और E/m V/L गुने टाउ यहाँ से लिए, ठीक है। तो इस दोनों को मिला दिए, क्योंकि यह भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यह भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो यह दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वोल्टेज बराबर क्या हो रहा है, I और इसमें गुना हो गया M और L से, और ऊपर से डिवाइड हो गया E और टाउ से। पहले से ENA था ही। तो यहाँ से क्या मालूम चला कि ओम्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे? ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि V = होता है IR। तो यहां से अगर कंपेयर किया जाए, थर्ड इक्वेशन इसको मानते हैं और इसको फोर्थ, ये आया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां से मालूम चला कि रेजिस्टेंस बराबर जो है I, तो ये है रेजिस्टेंस की जगह M/NE² टाउ L/A। थोड़ा रीअरेंज किए हैं, ध्यान देना। रेजिस्टेंस की जगह M/NE² टाउ, NE² टाउ, L को अलग कर दिए, A को अलग कर दिए, क्योंकि लेंथ और एरिया यह वह कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अलग करने के पीछे कारण है कि अलग अलग वायर के लिए लेंथ अलग होगा, एरिया अलग होगा। लेकिन वायर अगर आप बदल भी देते हो, वायर अगर आप चेंज भी कर देते हो या वायर को काट भी देते हो, तो लेंथ चेंज होगा, लेकिन उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी नहीं चेंज होगा। ये तो हो गया एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे पानी का डेंसिटी फर्क थोड़ी ना पड़ता है, एक लोटा पानी का डेंसिटी पूछे तब या एक बाल्टी पानी का डेंसिटी पूछे तब, दोनों का डेंसिटी क्या होता है? सेम, लेकिन मास पूछेगा तो अलग अलग। तो डेंसिटी उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। तो n अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी यह एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। क्यों? मटेरियल पर सिर्फ ये टाउ है जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, और n यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है। बाकी यह लेंथ और एरिया तो वायर पर डिपेंड करेगा। वायर को कट कर दोगे तो अलग हो जाएगा, मोटा वायर ले लोगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन यह जो चीज़ है यह मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को नया नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी। क्या दिया गया है? रेजिस्टिविटी। इसको रेजिस्टेंस बोला गया है, इसको रेजिस्टेंस बोला गया, और इसको रेजिस्टिविटी बोला गया, क्योंकि यह मटेरियल पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स किस पर करता है? मटेरियल पर। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यही M/NE² टाउ कहलाता है रेजिस्टिविटी। तो यानी यहीं से आके प्रूफ होता है इस बात का कि रेजिस्टिविटी का कारण क्या है। कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल में क्यों होता है, आखिर रेजिस्टेंस तो हम जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। यह है प्रॉपर्टीज किसका? कंडक्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर सब पढ़ाए हुए हैं। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को रोकता है। यह गुण क्या है? चार्ज के फ्लो को रोकता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी मटेरियल का गुण हो गया जिसके कारण से रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल का गुण है जिसकी वजह से किसी वायर में रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का कारण है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का कारण क्या है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का कारण क्या है? किसी मटेरियल में रेजिस्टिविटी कहाँ से आया? इसका कारण है दो। एक है रेजिस्टिविटी का कारण, इसका कारण अगर कोई पूछे, इसका कॉज, तो n है एंड टाउ है, दो चीज। यानी n का मतलब हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा भरपूर नहीं रहती है। यह क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो लिमिटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिमिटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी आपको इसका लिमिटेशन है। मतलब कहोगे कि एकदम आज़ादी है, जितना चाहो उतना नहीं मिलता।
लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लिमिटेड है। तो चार्ज अगर लिमिटेड है तो उसके कारण जितना करंट चाहो कि फ्लो करा देंगे, ये संभव नहीं है। ज़्यादा फ्लो आप नहीं करा पाओगे, क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ढोने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ज़्यादा, एक वह बात है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जो है भी, जो इलेक्ट्रॉन है भी, वो भी सही से नहीं चलता है, वो भी टकराते रहता है, सही से वो भी नहीं चलता है। जब चलता है तो वो क्या करता है, टकराता है। तो टकराना यानी दूसरा कारण क्या है, कोलिजन। दूसरा कारण क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ स्टेशनरी एटम। रुके हुए एटम के साथ वो टकराता है। तो टकराना भी एक वजह है रेजिस्टिविटी का। नहीं टकराता, कम में इलेक्ट्रॉन रहता, अगर नहीं टकराता तो खूब फ्लो करता करंट, लेकिन ये टकरा के क्या करता है, फ्लो को रोक देता है, जिस कारण से करंट फ्लो नहीं कर पाता है, या करता है तो उसमें रुकावट महसूस होता है। उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी रुकावट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यही हमारा ओम्स लॉ था। और दूसरा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम पढ़े थे। वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़े थे, जो आपको उस समय फॉर्मूला आया था, I इजकल टू एम V इजकल टू रेजिस्टेंस की जगह आया था m NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A, और यहाँ क्या आया था, अच्छा एक चीज, यहीं से रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ जाता है रो L बाई। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ जाता है, R इजकल टू रो L बाई ए। इस पूरे को रो मान लिया गया, यही रेजिस्टेंस, ये रो हो गया, और यह L बाई ए, और यही कहला गया रेजिस्टेंस। ठीक है, R इजकल टू रो L बाई ए। और यहीं से दूसरा फॉर्मूला आया था कि क्या किया, V अपॉन L एक साथ ले लिया, यहाँ m अपॉन NE स्क्वायर टाउ एक साथ, I अपॉन A एक साथ, ऐसा ले लिए। तो यह V अपॉन L इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यह आपको रेजिस्टिविटी बन गया, और वह करंट डेंसिटी बन गया। क्या बन गया, करंट डेंसिटी। J को बोलते हैं करंट डेंसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है लेकिन यह क्या है, वेक्टर है, करंट अपॉन एरिया। और यही J जब ऐसे होता है, J बराबर 1 बाई रो ई, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो J बराबर हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा को बोला जाता है कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी रेसिप्रोकल, उल्टा, किसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ में। फिर हम पढ़े थे कि रेजिस्टेंस बदलता है। एक ये भी पढ़े थे कि अगर वायर को स्ट्रेच करते हो, वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर को अगर स्ट्रेच्ड किया जाता है तो उसका लेंथ तो बढ़ता है लेकिन एरिया घटता है। लेंथ बढ़ता है लेकिन एरिया घटता है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है, और या 1 अपॉन A स्क्वायर, और यही 1 अपॉन यह रेडियस हो जाता है वायर का, रेडियस ऑफ वायर। ये हम लोग पढ़े थे। परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन R, तो यह हो जाता है 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ, -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एरिया, और -4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन फॉर ए स्मॉल चेंज। छोटा चेंज के लिए यही बनाते थे कि लेंथ में अगर 2% का चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में 4%, लेंथ में 3% तो रेजिस्टेंस में 6%। अगर वायर को स्ट्रेच करते हो तो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने से क्या होता है कि लेंथ को दुगुना करते हो तो एरिया भी आधा हो जाता है। लेंथ दुगुना होता है तो एरिया भी आधा आता है। लेंथ दुगुना होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और एरिया आधा होने से, वायर को पतला होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो वायर को अगर दुगुना बढ़ाते हो तो वास्तव में वो 4 गुना बढ़ता है। वायर को 3 गुना बढ़ाते हो तो वास्तव में वो 9 गुना
खींच के अगर 3 गुना लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ेगा। क्यों? 3 गुना लंबाई बढ़ने के कारण और 3 गुना पतला होने के कारण। ठीक है, ये चीज़ होता है। और परसेंटेज में अगर छोटा चेंज है तो एरिया को अगर 2% बढ़ाओगे तो ये 4% घट जाएगा। नेगेटिव का मतलब घट जाएगा। यह अगर 4% बढ़ाओगे यह 4 चौका 16% घट जाएगा। लेंथ 4% बढ़ाओगे तो 4 चौका 16%, 4 चौका 16 बोला सॉरी 2 गुना, 4% बढ़ाओगे तो 4 गुना 8% बढ़ जाएगा। ये 4% बढ़ाओगे तो वह 8% कम हो जाएगा, दुगुना है, स्क्वायर नहीं करना है, दोगुना। 4% एरिया बढ़ेगा तो 8% रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, लेकिन रेडियस, मोटाई, रेडियस या डायमीटर अगर वह 2 गुना बढ़ता है तो 2 इसमें 4 से गुना हो जाएगा तो 4 गुना 8 गुना रेजिस्टेंस घट जाएगा। यह अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ पावर में है लेकिन यहाँ देखना स्मॉल चेंज के लिए गुना होता है, पावर नहीं। क्या होता है? गुना। परसेंटेज में गुना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि ओम्स लॉ जो है वो अभी हमेशा सही नहीं रहता है। ओम्स लॉ सिर्फ मेटल के लिए सही है, मेटल के लिए सही है, सेमीकंडक्टर में वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो अभी हम आज पढ़ाए हैं वह आपको लेक्चर 1 से लेके 5 तक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम अपलोड किए थे उसी पर आधारित है। ठीक है, तो आज का लेक्चर एक तरह से पहले के 5 लेक्चर्स का रिवीजन ही था। कल से हम फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए, तब तक हम आगे का वीडियो तैयार करते हैं। ओके, बाय बाय।